अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि हम कुछ बात करें इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत को चैलेंजेस हैं, और फिर एक रीशफल हमने ओवर द वीकेंड देखा है काबीना में, जहाँ पर शौकत तरीन साहब की इंडक्शन हुई है बतौर वज़ीर ख़जाना। उनके नाम के हवाले से ख़बरें काफ़ी वक्त से चल रही थीं, लेकिन फिर हतमी तौर पर उनकी इंडक्शन अभी ओवर द वीकेंड ये मामला हुआ और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अब मुकम्मल एतमाद किया है शौकत तरीन साहब पे। ये पहला मौका नहीं है कि वो किसी पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं मुल्क के फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर। इससे पहले भी जो जो लोग रहे, जो जो वज़ीर रहे, उन पर वो मुकम्मल एतमाद करते रहे। इनफैक्ट इक़्तिदार में आने से पहले ही उनको पता था कि असद उमर साहब वो वज़ीर ख़जाना होंगे और वो मुल्क की मईशत को संभालेंगे और तमाम तर मामलात चलाएँगे। फिर मामलात बदलते रहे, नाम बदलते रहे और अब बिल आखिर बात शौकत तरीन साहब पर आ गई है, जो कि ये कह रहे हैं कि वो 11 साल के बाद वज़ारत ख़जाना में आए हैं। इससे पहले का उनका एक इंटरव्यू भी है। अब सवाल यह है कि ये रीशफल जो कैबिनेट में है, इसने बहुत सारे सवालात पैदा किए। मुल्क की मईशत एक बड़ा सवाल है, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, दीगर मामलात एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में फिर एक गैर मुंतखब शख्स को बतौर वज़ीर ख़जाना लेकर आना, इसने भी बहुत सारे सवालात पैदा किए हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में जो हमारी गुफ्तगू रहे वो इसी के अराउंड रहे, बिलखसूस जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो माशी चैलेंजेस हैं, क्या अब ये तब्दीली के बाद कुछ समरात हम हासिल कर सकेंगे या इसके बाद हम एक और तब्दीली देखेंगे। और मलबा हम यकीनन जिस तरह से डालते आए हैं वो माजी की हुकूमतों और उनकी कारकर्दगी और मामलात पर ही डालते रहेंगे। इस पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ट्वीट्स भी कर रहे हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनकी भी बात सामने आ रही है कि किस तरह से फोर्ज फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारे हकायक नहीं बताए जा रहे कि हुकूमत खुद कितना कर्जा ले रही है, अदा कितना कर रही है, उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें वाज़े नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम ज़रा इन चैलेंजेस के हवाले से बात करें। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस पर शायद हम बात भी नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर ये एक और रीशफल और फिर एक ऐसे चेहरे की वापसी जो कि फिर कह लीजिए कि माजी के भी मामले में वो रहे वज़ीर ख़जाना और फिर गैर मुंतखब भी हैं, उनको मुंतखब कराने की भी कोशिश थी, लेकिन फिर इंतज़ार नहीं हुआ, फिर इसी तरह से उनको ये पोर्टफोलियो दे दिया गया। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? देखिए जी, जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ वो ये है कि आप शौकत तरीन का मुझसे पूछ रहे हैं, तो शौकत तरीन साहब पहले भी इन राहों से गुजर चुके हुए हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं और फिर कुछ चीज़ें उनकी जो अजीज़दारियाँ हैं वो कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो नैब में हैं, खुद इनका अपना केस है और ये चाह रहे थे कि नैब की अपील निमट जाती तो ये आते। लेकिन जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे, जो कल उन्होंने मुलाकात के बाद प्रेस रिलीज भी जारी की कि 35 साल से मैं जानता हूँ, जानते वो बहुत सारे लोगों को हैं, लेकिन फिर अनजान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। शब्बर जैदी उनमें से एक मिसाल है, FDR में से। और जब वो नहीं उतरते और वो बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को करनी होंगी। तो शौकत तरीन साहब ने जो तज्जिया पाकिस्तान की मईशत का, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत का कुछ दिन पहले किया था, तो वो तो बहुत ही ऐसा था जो डरावना था और जिस पे असद उमर ने यह भी कहा कि जी ठीक है, कैबिनेट में जब हम बैठेंगे या मीटिंग्स में तो मैं बात भी करूंगा कि उन्होंने किस पैराए में कही कि, क्योंकि असद उमर तो कह रहे थे ना एक ज़माने में कि हम वेंटिलेटर से निकाल लाए हैं मईशत को। तो ये तो शौकत तरीन साहब तो कह रहे थे ना कि कोई चीज़ ठीक हुई नहीं, कि रुपए की वैल्यू बढ़ा दी गई और फिर उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ा के और गैस की कीमतें बढ़ा के आप अपने पैसे पूरे करना चाह रहे हैं IMF से, जबकि ग्रोथ के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। जो इसहाक डार का था कि ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी वो 5 से 7 तक मईशत को लाना चाहते हैं। तो क्या वो डॉलर की रिजीम दोबारा आएगी, क्या होगा, ये तो शौकत तरीन साहब अब बैठेंगे, बताएंगे, बात करेंगे, पता चलेगा। लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि चूंकि इन्होंने तो अपना माफी ज़मीर बयान किया है शौकत तरीन साहब ने, कि जो हफीज शेख साहब ने किया और जो असद उमर ने किया और
दिन वाले जाहिर है हमाद अजहर तो जिस दिन आए थे साथ ही खबर आ गई कि उनकी जगह शौकत तरीन आ रहे हैं, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सके। गिनती में जरूर तीसरे वजीर खजाना चले गए और चौथे आ गए हैं। और 6 महीने के लिए जाहिर है टेक्निकली कोई भी शख्स जो मुंतखब ना हो वो वजीर आजम उसको आइन की आर्टिकल 91(1) के तहत उसको हलफ दिलवा सकते हैं और वो वजीर हो सकता है। और ये मिफ्ता इस्माइल रिसेंट हिस्ट्री में मिफ्ता इस्माइल को करा के शायद खकान अब्बासी हुकूमत का आखिरी बजट पेश करवाया गया था। और ये अब उसके बाद दूसरी दफा आएगा ऐसा सिस्टम कि पहले हफीज शेख थे और अब ये आ गए। इस गवर्नमेंट के दौर में ये दूसरा है और वैसे रिसेंट हिस्ट्री में ये तीसरा वजीर इस तरीके से आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, वो आएंगे, जवाब देंगे। बहुत सारी चीजें जो हम मुसलसल तज्जिया करते रहे हैं कि जी नैब को आप इस सिचुएशन में चलाएंगे तो आप इस मुल्क की मईशत नहीं चला सकते। उसमें आप कह लें कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ दोनों ने ऑफर की थी मिसाक मईशत की, जो इमरान खान साहब को समझ नहीं आया। वो अपने एहतसाब के एजेंडे पे रहे, जिसको अपोजिशन ऑफ इंतकाम का एजेंडा कहती है, जिसने मईशत भी बिठा दी। और ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह तवक्को करेंगे कि वो शख्स जो खुद नैब का डसा हुआ है और वजीर खजाना का ओथ लेके आ गया है और वो कह रहा है कि, और दुनिया भी यही कहती है कि इन गुड फेथ अगर आप पॉलिसी मैटर्स में डिसीजन लेते हैं और उस सिविल सर्वेंट एक्ट, सिविल सर्वेंट्स क्यों नहीं काम कर रहे, इसी बुनियाद पर नहीं कर रहे कि उनको बेजा नैब ने इतना तंग किया है कि अब ये वजीर आजम ने आज एक कमेटी की मीटिंग हो रही है जो कल भी जारी रहेगी कि जो ऑफिसर्स प्रमोट नहीं होते टाइम पे, जिनकी ACR खत्म होती हैं, और ये हसीब अतर पहले सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन थे, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन थे, उनके दौर में कोई डिसीजन ना हो सका। प्राइम मिनिस्टर ने फिर धमकियां दी सबको कि आप लोग फैसला करें और जो लोग काम नहीं करते उनको रिटायर करें। तो अब इतने अरसे के बाद वो मीटिंग आज हो रही है जो कल भी होगी, और शायद कल ना हो सके कि सेक्रेटरी कैबिनेट, तो कैबिनेट की कल मीटिंग कंडक्ट करानी है। ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाती है सिचुएशन किसी को चलाना, साथ लेके चलना, बात करना कि नैब के कवानीन के ऊपर चेंज करना पड़ेगा उन्हें हर सूरत में, क्योंकि इसके बगैर शौकत तरीन तो खुद भुगत चुके हुए हैं, वो भी नहीं चलेंगे। और इनके एक मंसूबे जो अब प्राइम मिनिस्टर बार बार जा रहे हैं मुख्तलिफ मंसूबों के संगे बुनियाद रखते हैं, तो वो चीजें ग्राउंड पे कैसे आएंगी जब लोगों को इख्तियार में ये डर लगेगा कि मैं तो गुड फेथ फैसला कर रहा हूं और उसके बाद में नैब मुझे बुला ले। पॉइंट टेकन राना साहब, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा सलमान आबिद साहब की जानिब पढ़ूंगा। सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस रीसेंट रीशफल को, इस नई इंडक्शन को, और क्या तवक्कुआत वाबस्ता है इससे? देखिए, रीशफलिंग करना जो है वो प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार होता है। वो जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे तब्दील कर सकते हैं। बुनियादी ऑब्जेक्टिव यह है कि इन तब्दीलियों की वजह से क्या मईशत को बहाल किया जा सकता है, क्या मईशत को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सकता है, क्या आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है, क्या ऐसी माशी पॉलिसियां आ सकती हैं जिस पर लोगों का हुकूमत और वजीर आजम पर और मईशत की सिचुएशन पर एतमाद बहाल हो। असल सवाल ये है। इसलिए मेरे नज़दीक शौकत तरीन हो, हफीज शेख हो, असद उमर हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इनके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है या क्या ऐसा जादू है कि जिससे ये हमारी जो बिगड़ी हुई मईशत है उसको दुरुस्त करने की सलाहियत रखते हैं। और मैं समझता हूं कि इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो उनको पहले दिन से ये चैलेंज मईशत का दरपेश है जो आज तक जारी है। इसलिए अब सवाल ये है कि ये गेंद बुनियादी तौर पर शौकत तरीन से ज़्यादा खुद प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में है कि प्राइम मिनिस्टर जब ये स्वाबदीदी इख्तियार रखते हैं कि अपनी मर्जी का बंदा लाते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी के नताइज भी निकालने की कोशिश करें ना, वो नताइज निकालें जो लोगों को फायदा पहुंचा सके माशी सूरत हाल के हवाले से। वो तो हमें नहीं मिल पा रहा। यानी हर मिनिस्टर जब आता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा बला सलाहियत है और इसके पास बहुत अच्छी अपना हिकमत अमली है और ये हमें उस बुरहान से निकालेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो चला जाता है। और जैसे अभी आमिर इलियास राना साहब कह रहे थे कि ये 6 माह के लिए आए हैं, 6 माह में इन्हें रुकने असेंबली बनना है, सेनेटर बनना, अगर नहीं बन पाते और या बजट के बाद फिर शायद कोई तब्दीली ले आए। तो मैं ये समझता हूँ ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है ना मईशत के बारे में कि अपने अफराद को रीशफल करना, ये इतना ज्यादा बेहतर नहीं होता क्योंकि इतनी जल्दी चीजें बनती भी नहीं है। जो भी आएगा उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दरकार होती है, एक मजबूत पॉलिसी दरकार होती है, उसको स्टे करना होता है विकेट के ऊपर। अगर आप उसको विकेट पे स्टे नहीं करवाएंगे और जल्दी जल्दी पटारी में से आप सांप निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलने वाला। इसलिए अभी भी शौकत तरीन के आने के बावजूद ये चैलेंजेस दरपेश हैं। और फिर आमिर इलियास राना ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ हफ्ते पहले तक शौकत तरीन ने जिस तरह से हमारी मईशत की तस्वीर खींची थी वो खुद एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। अच्छा, अब उस खौफनाक सिचुएशन को वो कैसे बदलेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे, किस हद तक बड़े फैसले कर सकते हैं, वो एक अलग सवाल है। क्योंकि देखिए ना, अगर आपने नैब को बंद करना है और नैब को उसको उसमें से निकालना है तो फिर आप बुनियादी तौर पे नैब का इदारा ही खत्म कर दें, क्योंकि ये एक अजीब व गरीब मखमसा है कि जी अगर ये नैब रहेगा तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं करेगी।
तो फिर आप नैब बंद कर दें, सारे मिलकर तय कर लेते हैं। क्योंकि करप्ट लोगों को अगर हमने तहफ्फुज देना है इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो नैब की वजह से तलवार लटक रही है और नैब की वजह से मईशत तरक्की नहीं कर रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर हमें नैब के बारे में भी सोच लेना चाहिए, कोई हतमी फैसला कर लेना चाहिए, ताकि आजादाना बुनियादों पे मईशत चलने दें। जिसने जो कमाना है, जिस तरह से कमाना है, उसको कमाने दें। यानी अगर शहजाद अकबर कहता है कि 1 रुपया चीनी की कीमत में इजाफा होता है और 6 अरब रुपए का टीका लगता है, तो मईशत की तरक्की के लिए 6 अरब रुपए का टीका हमें डाइजेस्ट करना चाहिए। फिर मसला क्या है? इसलिए देखिए, दोनों चीजों को पैरेलल चलाना पड़ेगा। नैब की जो बेजा मुदाखलत है वो भी बंद होनी चाहिए, लेकिन ये कह देना कि जी नैब को बिल्कुल ही उसको पैरालाइज कर दिया जाए क्योंकि मईशत को बहाल करना है, तो फिर मईशत तो शायद बहाल हो जाएगी, लेकिन फिर इस किस्म की करप्शन और बदनवानियां पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं वो भी जारी रहेंगी। राइटली सेट सर, पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर एक अहम नुक्ता है जिस पर मैं चाहूँगा हम बात करें। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि गैर मुंतखब लोगों को साथ लगाना और फिर उसके साथ साथ जो एक आवाज़ एक चलती रहती है, एक बात चलती रहती है, अब से नहीं काफ़ी वक्त से चल रही है, कभी ज़ोर पकड़ जाती है सदारती निज़ाम की या निज़ाम की तब्दीली की। मैं चाहूँगा उसके अराउंड हम थोड़ी सी बात करें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हफीज़ शेख साहब जब रुखसत हुए हैं तो उस वक्त बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, वो मुख्तलिफ हुकूमती अरकान का भी कहना था कि चूँकि वो मुंतखब नहीं हो पाए, उन्होंने मुंतखब होना था, वो सेनेट के इलेक्शन नहीं जीत पाए, ये वजह थी क्योंकि जो एक हाल ही में एक ऑर्डर्स आए उसके मुताबिक वो फिर नहीं रह सकते थे बहुत अरसे तक। ये वजह है कि उनको रिप्लेस किया गया हमाद अज़हर साहब। फिर खबरें आई कि शौकत तरीन साहब उनको साथ उनके कंसल्टेंट होंगे, एडवाइज़र होंगे जो हमाद अज़हर साहब के साथ चलेंगे। लेकिन अब ये जब शौकत तरीन साहब को ये मनसब दे दिया गया तो ये बात वाज़े हो गई कि फिर वो इलेक्ट होने वाला मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी अपॉइंटेड नहीं, इलेक्टेड नहीं है। और फिर सवाल उठ रहा है कि अगर आपने गैर मुंतखब लोगों से मामला चलाने हैं तो फिर ये कैसा पार्लिमानी निज़ाम है, कैसी जमहूरियत है, कैसा मामला है? क्या कहेंगे इस पर सर आप? देखिए जी, ये तो तजर्बात जो कहते हैं ना, सदारती इंतखाब, सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो इस वक्त अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली टेक्नोक्रेट ही हुकूमत कर रहे हैं हर अहम मामले में, और वज़ीर आज़म को मुकम्मल लिबर्टी है। किसी अदालत ने उनको स्पेशल असिस्टेंट जितनी मर्जी लगा लिए हैं, किसी ने नहीं रोका, बिल्कुल ठीक है। असल बात यह है कि आप खुद क्या सोचते हैं। प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कि मुझे पता है टीम कैसे बनानी है, मेरे पास टीम है, लोग काम करेंगे, प्लेसमेंट मैं हूँ और मुझे मुश्किल हालात में खेलना आता है। लेकिन इस वक्त तो वो कौम से खेल रहे हैं, कौम के जज्बात से खेल रहे हैं। जो सस्ते बाजारों में जो तौहीन लोगों की हो रही है, 63 रुपए या 65 रुपए की चीनी करेंगे तो यही कुछ होगा कि चाहे वो दुकानदार आए या ओरिजिनल लोग आए, लाइन में लग के सारा दिन लगा के 1 किलो चीनी लें और आटा लें, और क्या करेंगे फिर वो लेने के बाद बददुआएं भी देते हुए नजर आते हैं कि जी ये हो क्या रहा है। असल सब्सिडी हो या खैरात देनी आपने जो भी है, सिस्टमाइज नहीं होगा तो इसी तरीके से चलेगा। बताएं कि ये जो गैर मुंतखब लोग हैं, इसके ऊपर फवाद चौधरी, शीरी मजारी से लेके और डॉक्टर आमिर जी जो लियाकत हैं, वो बार बार बोलते हैं कि लगा दिया आपने और आप इनसे काम ले रहे हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं होता। वही बात होती है ना कि वो पल्लू झाड़ते हैं और चलते हैं। हफीज शेख साहब बोले कोई कि वो जब ऑफर करने गए थे हारने के बाद इलेक्शन सेनेट का, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं आप काम करें, और फिर उनको इतना मौका भी नहीं दिया कि बाइज्जत वो रिजाइन करके चले जाते, उनको रिमूव किया गया जैसे किसी नौकरी से किसी को निकाला जाता है। नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने किया कि रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि गेम कुछ और है। अब प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि मुझे IMF के मुआहदे का इल्म नहीं था और मुझे ये नहीं पता था कि ये जो बजट जिसके लिए पूरी लॉबिंग हो रही है इस वक्त के, जो IMF ने कहा है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का, कि वो सिर्फ इतला करेगा पार्लियामेंट को कि कानून अगर वो बन जाता है तो वो हमारे किसी भी शख्स, किसी भी इदारे के तमाम तर बैंक अकाउंट्स के बारे में किसी भी दुनिया के इदारे को दे सकेगा। लफ्ज़ साथ क्या कहते हैं कि जी वो म्यूचुअली होगा। भाई गरीब आदमी के साथ कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? गरीब के साथ तो डंडा ही होना है कि लाओ भाई इसका अकाउंट बता दो, इस इदारे का बता दो, कौन क्या कर रहा है। जब आप मांगेंगे तो वो आपको अपने म्यूचुअल असिस्टेंट्स में, जो बरतानिया आपके साथ करता है, दूसरे ममालिक करते हैं, कौन सा जवाब देते हैं? वो कहते हैं नहीं हमारे लाद ये हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो आप तो ले भी नहीं सकते और देने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आप अपने IMF के एक एम्प्लाई को, चाहे वो पाकिस्तानी शरीयत के हामिल हैं,
डॉक्टर बाकिर, लेकिन वो IMF से छुट्टी पे यहाँ आए हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो IMF का एजेंडा। इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही, इस पे पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही और मसवदे अप्रूव हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अब शौकत तरीन को उससे भी निपटना होगा, देखना होगा कि वो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को लेके चलेंगे कि उनकी जिस मईशत को वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब खड़ी हो गई है और इन्वेस्टमेंट आ रही है और उन्होंने 2 बार डील दे दी है लोगों को कि अपना काला धन सफेद कर लें, जिसके वो हमेशा सख्त खिलाफ रहे हैं और वो अभी जारी और सारी है। उसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे मनवाएंगे कि जो जिस तरह की इकोनॉमी शौकत तरीन का, जो मैं समझ सका उनके इंटरव्यू से, जो मैं उनको देख रहा हूं, जो उनका पहला था कि वो तो ग्रोथ रेट पे जाएंगे और यहाँ पे जो सारे काम किए गए हैं वो ग्रोथ तो बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि आप सिर्फ एक फिस्कल खसारे की कमी करके कि जी हमने करंट सारा खत्म कर दिया और बाकी सारी चीजों को भूल जाए, तो ऐसा नहीं चलता। आपको मईशत चलाने के लिए कारोबार चलाने पड़ेंगे। कोविड ने भी गवर्नमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इन सब चीजों के साथ ही बाकी दुनिया भी तो चल रही है ना, उनकी भी मईशतें चल रही है। और यहाँ पे आपने जितने नारे लगाए, जितने आपने उनको रोशन दुनिया दिखाई थी, तो जवाब तो आपको ही देना है ना कि कैसे हो सकता है काम, कैसे नहीं हो सकता। शौकत तरीन अकेले बिलफर्ज कामयाब हो जाएं तो वजीर आजम की कामयाबी, नाकामी होगी तो वो भी वजीर आजम की होगी, शौकत तरीन की तो फिर भी नहीं होगी। वो झाड़ेंगे पल्लू और चले जाएंगे कि जी ठीक है मैं आया था, मुझे काम नहीं करने दिया गया, देखे मैंने तो पहले। राना साहब ये बताएं, मुंतखब करवा लेंगे इनको या कैसे करवा लेंगे? मुंतखब कैसे हो जाएंगे? कितना ये कोई मामला है या ये सोचा ही इन्होंने सिर्फ अभी 6 महीने का, इससे ज्यादा का सोचा ही नहीं है? नहीं, देखें, एक तो रिजल्ट 6 महीने में आ जाएंगे और मुंतखब होना ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको किसी भी सूबे से कोई भी सेनेटर वो अपना रिजाइन करवा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पंजाब में भी करा सकते हैं रिजाइन, वो KP से भी करा सकते हैं, वो सिंध से भी करा सकते हैं, अगर इनको सेनेटर बनाना है। दूसरे इसहाक डार का केस इसीलिए खोला गया है कि एक पंजाब से सीट ले ली जाए, लेकिन उनकी जो सस्पेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई है। उसके बाद उनका अगला केस आएगा कि वो काम करते हैं नहीं करते हैं, किस तरीके से करेंगे। अगर इमरान खान साहब चाहेंगे तो शौकत तरीन को सेनेटर बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया। सलमान आबिद साहब, किस तरह से देखते हैं आप ये गैर मुंतखब लोगों का इस वक्त तमाम तर मामला चला रहे होना? हमें मीडिया पे जो लोग नज़र आ रहे होते हैं, जो मौवनीन हैं, बाकी तमाम तर लोग हैं, ये गैर मुंतखब लोग हैं। इतने मुंतखब लोगों के बावजूद गैर मुंतखब लोगों को सामने लाना, स्पेशल असिस्टेंट बनाना, मामलात उनसे चलाना, कैसे देखते हैं इस रिवायत को आप? क्योंकि इस दफ़ा तो शायद हद ही पार हो गई है, जितने कोई ये तमाम तर लोग खान साहब ने साथ अपने अपॉइंट किए हैं, माजी में शायद कम ही इसकी मिसाल मिलती है। देखिए, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि जो गैर मुंतखब लोग होते हैं उनको भी रखने का इख्तियार तो हमारा आईन ही प्राइम मिनिस्टर को देता है ना सर, और प्राइम मिनिस्टर ही का मिजाज है कि वो अगर रखना चाहते हैं, कुछ लोगों को समझते हैं कि पार्लियामेंट से बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मदद से वो अपनी हुकूमत को कामयाब कर सकते हैं, तो ये उनका राइट है। मुझे तो इसमें कोई बड़ा मुजायका नजर नहीं आता, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल क्लास के लोग हैं, आमिर इलियास राना मुझसे इत्तेफाक करेंगे, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिशियन तो है नहीं, ना ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इसलिए इनका जो आने का रास्ता है, या तो आप इनको सेनेटर बनवाएं या फिर आप इनको जो है ना प्रोफेशनल सीटों के ऊपर ले आए। असल मसला जिसके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए, चाहे वो इलेक्टेड हो या चाहे नॉन इलेक्टेड हो, मिसाल के तौर पे अगर इलेक्टेड असद उमर साहब जो हैं वो मईशत को दुरुस्त नहीं कर सके हैं, तो फिर हम क्या इलेक्टेड लोगों को गालियां निकालना शुरू कर दें? इसलिए, और जो इससे पहले की हुकूमतों के वजीर खजाना जो कुछ नहीं परफॉर्म कर सके, फिर उनको गालियां निकालना शुरू कर दें क्योंकि वो इलेक्टेड लोग थे, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बहस से बेमानी है। बुनियादी बात यह है कि आपके पास इलेक्टेड लोग हों या नॉन इलेक्टेड लोग हों, जिनको आप ऊपर ला रहे हैं, क्या आप उनकी मदद से अपनी मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं? अगर दुरुस्त कर सकते हैं तो कीजिए, सब लोग चाहेंगे। ये लोगों का मसला नहीं है कि ये इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है, लोगों का मसला यह है कि आप मईशत को बहाल करें, लोगों को डिलीवर करें, आम आदमी की मईशत को दुरुस्त करें, रोजगार पैदा करें और लोगों की माशी बदहाली से निजात दें। असल में तो काम होना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। हम बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज में अपने आप को उलझा देते हैं जो कि मेरे नजदीक इतना अहम नहीं है। अहम यह है कि मईशत बहाल होनी चाहिए। अगर शौकत तरीन आगे बहाल कर देते हैं और सिचुएशन को ठीक कर देते हैं तो हम तो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे शौकत तरीन के बारे में। और अगर वो नहीं कर सकते, उनके मुकाबले में किसी इलेक्टेड को ले आए, अगर वो भी नहीं कर सकेगा तो फिर हमारे लिए तो वो भी बुरा है। इसलिए हमारी पार्लियामेंट में बदकिस्मती से प्रोफेशनल कैटेगरीज के लोग जो हैं हम तो रखते ही नहीं है। मतलब मैं आपको नेपाल की पार्लियामेंट बताऊं, नेपाल के अंदर 100 सीटें ऐसी हैं जो प्रोफेशनल क्लास की होती हैं और हर शोबे का एक्सपर्ट्स वहां मौजूद होता है। हमने तो यहाँ हल्कों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना होता है, तो इस वजह से फिर हमारे पास तो वो प्रोफेशनल लोग कम आते हैं ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी मसले की तरफ आए कि जो इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड लोग ऊपर आ रहे हैं, क्या इनके जरिए से हम अपनी मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं
और कर सकते हैं तो वो रोड मैप क्या है? सलमान आबिद साहब, अब तक तो अलमिया ये है कि हमें दोनों सूरतों में कोई कामयाबी नहीं हुई। ये तो आपकी बात, तो अगर हम उसकी डिटेल में भी चले जाएं तो ना नॉन इलेक्टेड कुछ हमें अच्छा दे पा रहे हैं, अगर वो बहुत खान साहब ने समझे कि बाहर से लाए जाएं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, ना उन्होंने अब तक कुछ दिया ना इलेक्टेड। और ख़ास तौर पे जब हम मैशत की और वजारत ख़जाना की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही तरह के लोग आजमाए जा चुके हैं और फिर उसके बावजूद डिलीवर ना करना, दिस इज़ द क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर। और अब शौकत तरीन साहब के हवाले से या रीशफल, उम्मीद हम यही करते हैं कि कोई बेहतर कर पाए इस मैशत को, लेकिन सवालात, क्वेश्चन मार्क्स बहरहाल बहुत सारे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।